स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में पिछले लेक्चर की भांति मोटिवेशन को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी प्रेरणा का पार्ट 2 जिसमें हम मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और मोटिवेशन का जो शैक्षिक निहितार्थ है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मोटिवेशन के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे कि नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स। नीड जो हमारी अपनी इच्छाएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो उनको डिराइव करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, इन नीड्स को डिराइव किया जाता है और फिर उन ड्राइव्स के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स होती हैं जिसकी वजह से उनको हमारा फुलफिल करने का मन होता है, जो प्रोत्साहन होता है, रिवॉर्ड्स होते हैं, रीइंफोर्समेंट्स होते हैं, दैट इज इंसेंटिव। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखे थे मोटिवेशन के। साथ में मोटिवेशन साइकिल पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि कोई ना कोई हमारी नीड होती है जिसके कि ड्राइव होता है, कोई भी एक तरीका, कोई नीड है, उसको ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है कुछ ना कुछ, उस ड्राइविंग फोर्स का कोई ना कोई इंसेंटिव है और उसी की वजह से एक गोल फिक्स करते हैं हम, और गोल अचीव हो गया तो फिर ठीक है, और नहीं अचीव हुआ तो फिर से हमारी नीड है जो कुछ ना कुछ वापस से चली आती है। और इवन इन केस कि गोल अचीव हो गया है फिर दूसरी नीड्स बदल जाती हैं, ये साइकिल दूसरे तरीके से चल पड़ता है। सेम साइकिल जो नीड और ड्राइव, इंसेंटिव, गोल का है, ये तब चलेगा जब गोल अचीव नहीं हुआ है। यहाँ जब गोल अचीव हो जाएगा तो हमारी इच्छाएं बदल जाएंगी, जब इच्छाएं बदल गई तो इससे बनने वाला जो साइकिल था वो बदल जाएगा। तो दिस इज मोटिवेशन साइकिल। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थियरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में, अभी प्रेरणा के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला हमने जाना अब्राहम मैस्लो के बारे में, फिर आए मैकडूगल के बारे में हमने जाना, हल्स की ड्राइव थ्योरी देखी, थॉर्नडाइक, स्किनर एंड लास्टली सिगमंड फ्रॉइड, जिसके बारे में थॉर्नडाइक और स्किनर के बारे में हमने बिहेवियरिज्म में पढ़ रखा है। ये दोनों बहुत अच्छे बिहेवियरिस्ट हैं, तो उसमें जब हम बिहेवियरिज्म कर रहे थे उस वक्त हमने इनकी थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट की थी, कवर की थी, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पे इनकी साइको एनालिटिकल थ्योरी बहुत ही अच्छी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। एंड देन आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल और हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसमें थॉर्नडाइक और स्किनर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें हम ओवरव्यू कर लेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। अब्राहम मैस्लो ने जो थ्योरी दी, उनकी थ्योरी का नाम था हायरार्की नीड्स ऑफ बाई मैस्लो। हायरार्की ऑफ नीड्स, देखो यहाँ जरूरतों की एक हायरार्की है जो बनी हुई है, इसी तरीके से ये ऊपर की तरफ मूव करती है, राइट। तो सबसे पहले जब इन्होंने दिया था तो इन्होंने 5 तरीके की नीड्स बताई थी, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो लेवल था ये सबसे हाईएस्ट लेवल था। और मैस्लो के इस थियोरी को हम ह्यूमैनिज्म की थियोरी भी बोलते हैं, जो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे थे वो इन्हीं की थियोरी से झलका था। इस थियोरी को हम ह्यूमैनिज्म की थियोरी भी कहते हैं। तो जो ये 5 लेवल्स इन्होंने बताए थे, इन 5 लेवल्स में क्या क्या चीजें आती थी। फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें जो बेसिक जरूरतें हैं जिसकी वजह से हम हैं, हम जिंदा हैं, वो सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, वो ब्रीदिंग, फूडिंग हैबिट्स, वाटर, स्लीप, सेक्स, रिप्रोडक्शन, हेम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें जो होती हैं ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आती हैं, जिसके बिना एक मनुष्य रह नहीं सकता है। उसके रहने के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो ये होती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, इनके बाद आती हैं सेफ्टी नीड्स। जो जिसके पास ये सारी चीजें हैं अब वो सेफ्टी की तरफ बढ़ेगा, लाइक सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी। एम्प्लॉयमेंट भी जरूरी है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट होगा तो पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो रिसोर्सेज होंगे, फिर हमारा फैमिली होगा, हेल्थ, प्रोस्पैरिटी, सारी चीजें आएंगी। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से आएंगी, क्योंकि हमारे पास एक सेफ्टी था, सिक्योरिटी था। जिसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसका खुद का शरीर सही नहीं है, वो बाकी इन सारी चीजों के बारे में क्या ही सोचेगा कि उसका क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में वो कुछ नहीं सोचने वाला। सबसे पहले तो वो इन सारी चीजों को भी पूरा करने में अपना सारा समय व्यतीत करेंगे, जो भी पर्सन है जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस का लेवल, थर्ड लेवल में, जहाँ पे लव बिलोंगिंगनेस होता है, हमारे पास एक फैमिली है, सब कुछ है, फिर भी हमें फ्रेंड्स चाहिए,
एक अच्छी फैमिली चाहिए जो कि हमें समझे, सपोर्ट करे, सारी चीज़ें चाहिए। इंटीमेसी की बात होगी। यहाँ पे 2 तरीके के लव और बिलॉन्गिंगनेस की बात होती है। एक लव, एक रिस्पेक्ट जो हमें बाहर दूसरों से मिलती है, और एक लव, रिस्पेक्ट, इंटीमेसी जो हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये 2 तरीके के यहाँ पे भी बिलॉन्गिंगनेस और लव की बात होगी। फिर आएगा स्टीम के बारे में। स्टीम यानी आप अपने आप को कितना ज्यादा अच्छा ऊपर रखते हैं, वो सारी चीजें। सेल्फ स्टीम एक अनदर वर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट का। स्टीम में फिर हमारा कॉन्फिडेंस आता है, अचीवमेंट्स आते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। यहाँ पे देखो 2 वर्ड दिए हुए हैं, रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स। जो रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स है, आप कितना रिस्पेक्ट दूसरों को करते हो, और रिस्पेक्ट बाय अदर्स आपको कितना दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात है। एंड लास्ट स्टेज इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें आती है मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, लैक ऑफ प्रिजुडिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, आपने फाइनली ये रियलाइज कर लिया है, बिकमिंग एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। मतलब कि एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है, जहाँ पे हम वननेस की बात कर रहे हैं, होलनेस की बात कर रहे हैं, उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे खुद के बारे में बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छा ज्ञान है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, बहुत सारे तरीके की चीजें हैं, ना दुख से तकलीफ से फर्क पड़ता है, ना बहुत ज्यादा खुशी से फर्क पड़ता है। दैट इज अ केस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 7 नीड्स बताई गई हैं, बाद में 5 नीड्स को 7 नीड्स में कन्वर्ट किया गया, जिसमें कि एस्थेटिक नीड भी आता था और कॉग्निटिव नीड्स भी आते थे, जहाँ पे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, इन सब चीजों के बारे में भी जानने की जो इच्छा थी वो भी थी। अब देखो ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, तो इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा, तब वहां पे आती हैं हमारी कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड पूरी हुई तो एस्थेटिक नीड्स भी होती हैं, लाइक ब्यूटी, सिमेट्री, बैलेंस, फॉर्म, ऑर्डर। जो ब्यूटी हम देखते हैं, ब्यूटी इज नॉट एट ऑल अबाउट बाहरी ब्यूटी, फिजिकल एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जो हम आर्ट की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, नर्चर की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं वहां पे बियॉन्ड। यहाँ पे देखो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नीचे है, तो जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नीचे आ रहा है, मतलब कि हम बहुत सारी चीजों से ऊपर परे की बात कर रहे हैं। जो दुनियादारी, हम जिस एक शब्द कहते हैं दुनियादारी, उससे ऊपर वाली चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। नेचर के बारे में केयर आ जाती है, बैलेंस आ जाता है। बैलेंस कहाँ आ रहा है? चलने में बैलेंस नहीं, यहाँ पे आपके माइंड में बैलेंस आ रहा है, उस चीज की बात हो रही है। आप किसी चीज को करने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, जो दूसरों के लिए बेनेवोलेंट है, उसके बारे में बात आ रही है, कि किसी को हेल्प करके आप बहुत खुश हो रहे हो। तो दैट इज एस्थेटिक नीड, कि आप किसी की हेल्प ही इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको वो खुशी दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज वन काइंड ऑफ एस्थेटिक नीड। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हमने बात कर ली, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन है, जहाँ पे कि हम ये एकदम, जिसको हम कहते हैं कि जो मंक्स होते हैं, दुनिया को छोड़ के, मोह को छोड़ करके वो अलग ही एक वननेस की बात कर रहे हैं, वो वननेस आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। नाउ मूविंग टू इंस्टिंक्ट थियरी ऑफ मैकडूगल। मैकडूगल ने ये बताया कि हमारे पास 14 इंस्टिंक्ट होते हैं, और उन्हीं 14 इंस्टिंक्ट से 14 इमोशन एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि इंस्टिंक्ट है कॉम्बैट, रिपल्शन, क्यूरियोसिटी, सबमिशन, फूड सीकिंग, सेक्स, पेरेंटल केयर, ग्रिगेरियसनेस, एस्केप, अपील, सेल्फ असर्शन, कंस्ट्रक्टिवनेस, अक्यूजिटिवनेस, लाफ्टर। ये सारे इंस्टिंक्ट हैं, इन सब से रिलेटेड इमोशंस हैं। जब कॉम्बैट की बात हो रही है, मतलब यहाँ एंगर है, ऐसा इमोशन जो एसोसिएटेड है। रिपल्शन, डिस्कस्ड, हेट की बात है। रिपेल किसको करते हैं? हम दूर हो रहे हैं वहां से, तो डिस्कस्ड, हेट जो इमोशन आ रहा है वहां पे इंस्टिंक्ट क्या है? रिपल्सन है। क्यूरियोसिटी, वंडर का वहां पे, क्यूरियोसिटी यानी कि दिमाग में जन्म ले रहा है, किसी चीज को जानने की इच्छा हो रही है, तो जो जानने की इच्छा हो रही है वो क्या है? वंडर है। सबमिशन यानी नेगेटिव सेल्फ फीलिंग आ रही है। फूड सीकिंग, भूख लग रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से ये सारे के सारे इंस्टिंक्ट हैं जिससे एसोसिएटेड इमोशंस होते हैं, और ये इमोशन, इसके बारे में इन्होंने बताया कि ये मोटिवेशन का कारण है, और इसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट थियरी बाय मैकडूगल। आप भी अपने इंस्टिंक्ट को बढ़ाइए। डेली बाइट्स के साथ सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली बाइट्स। इसके बाद जब ये थियरी, इंस्टिंक्ट की थियरी बहुत अच्छी नहीं चली, तब आया ड्राइव रिडक्शन थियरी बाय हल। फिजियोलॉजिकल नीड है दैट क्रिएट्स एन अराउज्ड टेंशन, एक स्टेट बनाता है, एक टेंशन क्रिएट करता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, और वो मोटिवेट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस नीड को
सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि भूख लगी है, प्यास लगी है, तो ये एक नीड है जिसने जन्म लिया है, राइट। फॉर सम रीजंस ये हमारा एक बायोलॉजिकल चीज है, भूख लगना, प्यास लगना, ये इसने जन्म लिया है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? हंगर एंड थर्स्ट, और इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया? खाना खाया, पानी पिया। तो एक नीड था जिसको ड्राइव किया गया और उसको ड्राइव को रिड्यूस किया गया, तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। को देने वाले हैं हल। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम है जहां पे कोई चीज की जरूरत पड़ी है, दैट इज अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम। उसकी उस जरूरत को फुलफिल करने के लिए हमने रिकॉग्नाइज किया है वो नीड है। उस चीज को ड्राइविंग एक फोर्स मिला है, दैट इज ड्राइव, नाम सजेस्ट कर रहा है ड्राइव है। देन उस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए बिहेवियर अपनाया गया है, तो ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर लाइक इन दिस केस ड्रिंकिंग वाटर। एंड देन लास्ट में जो अनबैलेंस चीजें हुई थी वो बैलेंस हो गई, बैलेंस रीस्टोर हो गया। एग्जाम में अनदर वर्ड से भी करके पूछा जाता है, इनके भी अलग अलग वर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे कि जो डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे हम कि अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम है, तो उसको कहते हैं लैक ऑफ हेमियोस्टेसिस, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। उसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए नीड का जन्म हुआ, नीड को ड्राइव करने के लिए, नीड को फोर्स देने के लिए ड्राइव आया है। फिर उसके बाद मोटिवेशन टू एक्ट, उसको काम करने के लिए जो ड्राइव रिडक्शन है, यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेज इज ड्राइव रिडक्शन। यहाँ पे क्या है? मोटिवेशन टू एक्ट। उस ड्राइव को, उस नीड को पूरा करने के लिए मोटिवेशन टू एक्ट, काम करने का मोटिवेशन मिला, और फिर हेमियोस्टेसिस रीस्टोर हो गया। जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में लैक ऑफ हेमियोस्टेसिस था, वो यहाँ पे हेमियोस्टेसिस रीस्टोर हो चुका है। और अगर रीस्टोर नहीं हुआ है तो फिर से लैक ऑफ हेमियोस्टेसिस की पोजीशन में हम चले गए हैं। तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ये एक सर्कुलर मूवमेंट है जो होते रहता है। लैक ऑफ हेमियोस्टेसिस आता है, फिर हेमियोस्टेसिस रीस्टोर होता है। दिस वाज द थ्योरी गिवन बाय मैकडूगल। फिर एडवर्ड थॉर्नडाइक आए, जिनको कि हम मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर फाउंडर कहते हैं, सॉरी फादर नहीं फाउंडर कहते हैं। इसके बारे में जितना भी लेक्चर है, इनका जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 24 मिल जाएगा। गो देयर एंड चेक इट आउट। इन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसके अकॉर्डिंग इनका ये कहना था कि मेंटली रेडी होना चाहिए लर्नर, फिर बार बार उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसकी वजह से जो इफेक्ट है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का, वो जो सेटिस्फाइंग इफेक्ट है, वो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो जो स्टिमुलस आ रहा है उसके एवज में जो रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज द मोटिवेशन। कि कहीं ना कहीं उसको जब स्टिमुलस आ रहा है तो उसके एवज में जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है उसका रिवॉर्ड मिल रहा है उसको, तो दैट इज मोटिवेशन। इन्होंने इसके बारे में बात की। फिर आए हमारे स्किनर, जो कि फेमस बिहेवियरिस्ट थे, लास्ट फेमस बिहेवियरिस्ट थे, जिन्होंने कंडीशनिंग के बारे में बात किया। और इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक ने दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट, इसी के ऊपर अपना काम किया। और इसमें इन्होंने 2 बेसिस बताए कि लॉ ऑफ इफेक्ट कैसे काम करता है। वो काम करता है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बेसिस पे। इनके बारे में भी एक कंप्लीट लेक्चर है जो आपको लेक्चर नंबर 25 में मिल जाएगा, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर श्योर to have a complete understanding of motivation as well as behaviorism। इन्होंने जैसा कि बताया कि reinforcement और punishment पे काम करता है, पर इन्होंने punishment को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि उनका कहना था और इनका मानना था कि punishment जो होता है वो नेगेटिव इमोशन को ज्यादा जन्म देता है। तो इन्होंने कंटिन्यूअस और पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट वो है जब हम हर एक अच्छे बिहेवियर के लिए, हर एक डिजायरेबल बिहेवियर के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, और पार्शियल ये था कि कभी हम दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं। तो इन दोनों के अलग अलग अपने फायदे थे। फिर शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट था हमारे पास कि 3 तरीके के शेड्यूल थे। एक तो कम्प्लीटली बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, अच्छा बिहेवियर है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। फिर कंटिन्यूअस जो हर बार हर एक अच्छे बिहेवियर पे दिया जा रहा है, और एक इंटरमिटेंट था, और पार्शियल रीइंफोर्समेंट जिसमें कि 2 तरीके थे, एक इंटरवल पे था, एक रेशियो पे था। राइट, इंटरवल यानी कि ये कहीं ना कहीं टाइम के संदर्भ में है, ये समय संदर्भ में था, और रेशियो कहीं ना कहीं नंबर के संदर्भ में था। और इसमें भी फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल था, और इसमें भी फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो था। ये सारी चीजें आपको उसी लेक्चर में कंप्लीट मिल जाएंगी। एंड लास्ट इज शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। जो भी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट मिल रहा है, तो रिवॉर्ड्स और रीइंफोर्समेंट जब मिल रहा है तो बच्चा मोटिवेट हो रहा है और वो काम करने की कोशिश ज्यादा करता है। प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, छोटी छोटी चीजें जब वो प्रोग्रेस कर रहा है तो वो एक अच्छा खासा रिजल्ट को आगे शो कर रहा है। छोटे छोटे टेस्ट पेपर सॉल्व करते करते फाइनली आपने सीटेट क्लियर कर लिया, तो दैट इज व्हाट प्रोग्रेस। और वो आया रिजल्ट में, वो प्रोग्रेस क्या था? मोटिवेशन था। जब सही हो रहा था सारा
जितना भी मॉक पेपर आपने लगाया वो सब सही हो रहा था, तो उसने आपको मोटिवेट किया और उससे अल्टीमेटली आपका जो सीटेट का रिजल्ट था वो बहुत अच्छा हो गया। एंड नेक्स्ट इज कॉपरेशन, यानी सहयोग। जब हम कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए। आज मैंने ये लेक्चर बनाया, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। और आपके लिए आगे का काम क्या मिल रहा है आपको, कि आपको जाकर के डेली वाइट्स पे मॉक पेपर अवेलेबल है वो चेक करना है। तो वहां पे जो मॉक पेपर बना हुआ है वहां से आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे आपको काम कैसे करना है, लेक्चर्स को कंप्लीट किस तरीके से करना है। बहुत सारे लोग इसको बस देखते चले जाएंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पेन पेपर लेके बैठेंगे और हर एक चीज को लिखते चले जाएंगे और वहां पे वो मार्क करते जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था और ये वाला तो लास्ट ईयर पूछा भी गया था। राइट, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे जिनके लिए अलग अलग मोटिवेशन फैक्टर होगा। तो जब साथ में मिलकर कॉपरेट करके हम करते हैं तो प्रोग्रेस आता है, रिजल्ट होता है और रिजल्ट्स देन वी हैव अ कंप्लीट, जो पूरा का पूरा एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का वो चेंज हो जाता है। एंड देन लास्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए जो मतभेद है, जितना भी दूसरे एक पर्सनालिटी और दूसरे पर्सनालिटी में, उनके लिए किसी और तरीके का मोटिवेशन काम करता है, किसी के लिए किसी और तरीके का मोटिवेशन काम करता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोटिवेशन एक कंप्लीट ऐसा टॉपिक है जो टीचर भी अपने आप में मोटिवेटेड होना चाहिए और टीचर को भी अपने बच्चों को आगे मोटिवेट करना होता है ताकि वो हमेशा ही अच्छा करते रहें। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Vibes. God bless you all.